तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि सरकारी नौकरियों के अंदर, सरकारी भर्तियों के अंदर जो हमारे कौम के अफ़राद हैं, बहुत कम तादाद में हैं और ये कम तादाद अगर बोला जाए तो 3% साढ़े 3% होते हैं, जबकि आबादी का रेशियो एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 14% 15% के आस-पास है। यानी इतनी तादाद होने के बावजूद भी हमारा क्वांटिटी इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा जो एक तरह से रुझान है सरकारी नौकरियों की तरफ, बहुत ही कम है। तो आज उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और आज हमारे मेहमान खुसूसी जो है, हमारे अयाज सर हैं जो काफ़ी लंबे अरसे तक जो रेलवे डिपार्टमेंट में थे और 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट हासिल किया और लगातार हमारे कौम के बच्चों की रहनुमाई इस ताल्लुक से करते रहते हैं। तो उसी पर आज गुफ्तगू करेंगे कि भई किस तरह से हम लोग जो है, इस लाइन में मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी मुलाज़िमतों की तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जैसा कि आरआरबी जो आपको मालूम है रेलवे जो डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो ज़ाकिर भाई आपने माफ़ करना अयाज़ भाई, तो अयाज़ भाई जो हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। जी, जी, बोलिए। तो अयाज़ भाई आपका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से था और फ़िलवक़्त आप कहाँ पर किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? यानी आपका रिहाइश किधर है? एक थोड़ा-सा वो बता दीजिए फिर उसके बाद हुँ, रेलवे में किस डिपार्टमेंट से देखिए आपका मेरी ताल्लुक? रिहाइश मदनपुरा में है, हुँ, हुँ। बॉम्बे सेंट्रल। हुँ। बॉम्बे सेंट्रल में मेरी रिहाइश है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। क्लियर आवाज़ है। हाँ, बॉम्बे सेंट्रल में मेरी रिहाइश है और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से था मैं। और मैं जो है मतलब पहले आईटीआई किया था मैं हुँ, और हुँ। आईटीआई करने के बाद ही रेलवे जॉइन कर लिया था। हुँ, फिर उस रेलवे जॉइन हुँ, हुँ। फिर वहाँ से प्रमोशन लेके मैं सीनियर गुड्स लोको पायलट तक का मैं आया हूँ मैं और वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ मैं। ओके। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो है काम क्या रहता है? जी। ये थोड़ा-सा बता दीजिए तो बेहतर रहेगा, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जी, जी। सर असिस्टेंट लोको पायलट का ये रहता है जो हम जब ट्रेन चलाते हैं ना, तो हाँ। एक लोको पायलट होता है और दूसरा एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। हुँ, हुँ। तो असिस्टेंट लोको पायलट है जो लोको पायलट को हेल्प करता है हुँ। सिग्नल जो रहते हैं, सिग्नल को हाँ। रिपीट करता है और उसको हर चीज़ में हेल्प मैकेनिकली कुछ भी प्रॉब्लम आए, इलेक्ट्रिकली जो भी प्रॉब्लम आए, जो रेलवे हुँ। ट्रेनिंग देती है हमको, जो रेलवे हाँ, हाँ। ट्रेनिंग देती है उस चीज़ में उसको वो भी महारत हासिल करता है साथ-साथ में सीनियर लोको पायलट के साथ और वो हुँ। एक-दूसरे को हेल्प करके ये लोग ट्रेन चलाते हैं दोनों। तो असिस्टेंट लोको पायलट होता है जब उसका प्रमोशन होता है तो लोको पायलट बन जाता है। फिर ओके। सीनियर लोको पायलट हुँ, हुँ। होते-जाते अपने को तरक्की मिलती जाती है। ओके, ओके। तो एक आपका जो सफ़र रहा है मुलाज़िमत तक का, उसपे थोड़ा-सा मुख्तसरन एक नज़र डालिए, किस तरह से रहा है? जी, मैं 12th में था मैं, 12th साइंस में पढ़ रहा था। उस हुँ। वक़्त मुझे रेलवे के अप्रेंटिसशिप का कॉल आया था। हाँ। अप्रेंटिस एक्ट 61 एक होता है, जो मतलब हुँ। जैसे अपन बाहर आईटीआई करते हैं ना कोर्स, उसी तरह एक अप्रेंटिस एक्ट 61 होता है, जो रेलवे की तरफ से आईटीआई का कोर्स करवाया जाता है। हुँ, हुँ। अगर बाहर 2 साल का कोर्स होता है मतलब प्राइवेटली 2 साल का कोर्स होता है, तो रेलवे उसको 3 साल का कोर्स लेती है और उसमें प्रैक्टिकल हुँ, ट्रेनिंग भी साथ में देती है और हुँ। उसमें एनसीटीवीटी का एग्ज़ाम दिलवाती है। हाँ। तो उसमें मैं एनसीटीवीटी में उसमें सेलेक्ट होने के बाद एनसीटीवीटी हमने पास की। पास होने के हुँ। बाद रेलवे ने हमको जॉब पे बुलाई। उस वक़्त ओके। लोगों को अप्रेंटिस एक्ट 61 करने के बाद लोगों को जॉब दे दिया जाता था। आज वो जॉब नहीं दिया जाता है। हुँ, बाहर आरआरबी से हमें हुँ। एग्ज़ाम दे के पास होकर आना पड़ता है। तो आईटीआई करने के बाद मैंने डिप्लोमा भी जॉइन किया था साथ में और ओके। डिप्लोमा मैंने बाद में अलग से कंप्लीट किया मैं। लेकिन आईटीआई के बेस पर ही मुझे असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ था। हुँ, हुँ। और उसमें सिलेक्शन होने के बाद हुँ, मैं जब पहले रेलवे जॉइन किया, रेलवे जॉइन होने के बाद इसमें जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली थी, हुँ, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। हुँ, उसमें 2008 में मैं सिलेक्शन हुआ था। हुँ, 2008 में सिलेक्शन होने के बाद मैं 4 साल असिस्टेंट लोको पायलट में काम किया मैं। हुँ, फिर असिस्टेंट लोको पायलट में काम करने के बाद उसमें प्रमोशन मुझे मिला गुड्स लोको पायलट में। हुँ। फिर सीनियर गुड्स लोको पायलट होने के बाद मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं इसी इंटरव्यू के हिस्से में। सर इम्तिहान का जो लेवल होता है आजकल जो हो रहा है एनटीपीसी वगैरह लेती है, तो उसका इम्तिहान का एक लेवल किस तरह का होता है? जी? जो एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, ठीक है? रेलवे एग्ज़ाम जैसे हम लोगों को एक सोच बनी हुई है, हमारे तुलबा जो हैं,
जो स्टूडेंट हैं, उनका एक सोच बना हुआ है कि एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल का होता है। तो आपकी नज़र में क्या है? क्या ऐसा बहुत ज़्यादा टफ है कि उसको किया नहीं जा सकता? जबकि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, पर फिर भी एक बना हुआ है कि भई एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर इस तरह का भी एक सोच बना हुआ है कि हम लोगों को लिया नहीं जाता। ये भी एक तरह से मनफ़ी सोच बनी हुई है। सर ये बच्चों की जो सोच जो बनी हुई है हाँ। कि मतलब हम एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, एक्चुअल बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी होती ही नहीं है। हुँ, जैसे अभी हम जैसे एसएससी का एग्जाम देते हैं या 12th का एग्जाम देते हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारी जो ये एक हुँ, एग्जाम होता है, जैसे कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, वो हाँ, कंपटीशन एग्जाम के लेवल की तैयारी हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हुँ, दूसरा एक प्रॉब्लम अपने इधर ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कि अपन है ना सीबीएसई का सिलेबस अपन पढ़ते नहीं है। हाँ, सीबीएसई का सिलेबस अदर स्टेट में यानी अदर देन महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट में सीबीएसई हुँ, सीबीएसई सिलेबस से पढ़ाया जाता है। हमारे हुँ, इधर यहाँ का सिलेबस अलग है, वो हमारे इधर का लेवल थोड़ा लो है। हुँ, सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा हाई होता है और इसमें कंपटीशन के जितने भी सवालात होते हैं, हुँ, जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं, वो सवालात के जवाब हमको सीबीएसई के सिलेबस से हुँ, 80% मिल जाते हैं। सही। और इसके लिए हमारे इधर महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र के बोर्ड का एग्जाम जो बच्चे देते हैं, तो हुँ, उनको अगर रेलवे डिपार्टमेंट या अदर देन गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के सिलेक्शन के लिए हुँ, हम बच्चों को ना सीबीएसई की तैयारी करवाना चाहिए। हुँ, बेसिकली उन्होंने 8 9 10 9 10 की जो सीबीएसई के सिलेबस है, मैथ्स साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री, ये सब बच्चों को अपने पढ़ाना चाहिए, तो इनका हुँ, बेसिक लेवल मजबूत हो जाता है। हुँ, इसके बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, कंपटीशन की बहुत सारी किताबें आती है, हुँ, रीजनेबल अरिथमेटिक की बुक्स आती है कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए, जीके हुँ, की बुक, जनरल नॉलेज की बुक आती है, ये सब बुक्स को बाद में पढ़ना चाहिए। पहले 8 9 10 के सीबीएसई के सिलेबस की बुक्स खत्म कर लें, हुँ, बेसिक हमारा मजबूत हो जाता है। फिर हुँ, इसके बाद जो है जैसे अपन 10th और 12th के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ट्यूशन लेते हैं ना, तो हमको भी उसी तरह से इसके एग्जामिनेशन में पास होने की भी तैयारी उतनी ही करना पड़ेगी। हुँ, जो बिल्कुल। बच्चा सिलेक्शन के लिए तैयारी करता है, वो बच्चा हमारे इधर से जो हाजरा ट्रस्ट की तरफ से जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती थी पिछले लॉकडाउन से पहले, तो हुँ, जो बच्चा हमारे इधर तैयारी किया उसमें से 6 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन हुए और रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि हुँ, वैकेंसी निकलना बंद हो गई थी, लॉकडाउन था, हुँ, 2 साल लॉकडाउन चला। उसके बाद हुकूमत की वजह से कोई वैकेंसी भी बाहर आउट हुई नहीं है, तो इसके लिए बच्चे अब हमारे तैयार नहीं है। लेकिन बच्चों को अभी से मैं कहता हूँ कि जो बच्चा रेलवे में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस करना चाहता है, हुँ, तो उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए सीबीएसई के 8 9 10 के बेसिक कंप्लीट करें। उसके बाद से जितनी भी बुक्स आती है, जो हुँ, भी देखो अभी और नेट पर भी है ना, सारे तुमको पर्चे और सोल्यूशन, हुँ, पेपर्स और सॉल्यूशन दस्तियाब हैं, हुँ, उनसे आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, खुद से भी तैयारी कर सकते हैं या ट्यूशन ज्वाइन करें, अपने सीनियर्स से ज्वाइन करें। और जो उनको समझ में नहीं आता, मैथमेटिक्स से कुछ सवाल समझ में नहीं आते, या समझ लीजिए रीजनिंग के वर्बल नॉन वर्बल के सवाल समझ में नहीं आते हैं, तो अपने हुँ, गाइड भी ले सकते हैं उसके लिए, और गाइड लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरे स्टेट में होता क्या है, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में हुँ, कंपटीशन की अलग से क्लासेस वगैरह चलती है। हुँ, सही। हमारे इधर महाराष्ट्र में या खासकर मुंबई में हुँ, ये सब की तैयारी की क्लासेस कहीं भी नहीं चलती है, बहुत कम हुँ, क्लासेस चल रही है हुँ, और उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हुँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे जो बच्चा मतलब जैसे 8 9 10th के लिए ट्यूशन क्लास जॉइन करता है ना, उसी तरह हुँ, कंपटीशन की क्लास के लिए भी क्लासेस जॉइन करे, तो वो हुँ, बच्चा एग्जामिनेशन में कामयाब होगा, वरना वो एग्जाम में कामयाब नहीं हो सकता। और इसके लिए देखिए मैं बच्चों को ये बताता हूँ अक्सर कि अगर तुम 99% भी तुम 10th में 12th में ग्रेजुएशन में ले आओगे, 99% भी आएगा ना, हुँ, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको सिलेक्शन नहीं करेगा कि भाई ये हुँ, 99% बच्चा लाया या 90% लाया। लेकिन जो बच्चा उनका एग्जाम कंपटीशन कंपटीशन का एग्जाम जो पास होगा ना, चाहे भले से वो हुँ, 60% आया रहे, हुँ, उसका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वो पास कंपटीशन के एग्जाम में मेरिट आया ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हुँ, तो सही। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। देखिए, मैं एक नज़र इस पे ब डालना चाहूँगा कि सर जो है हाज़रा ट्रस्ट वग़ैरह में भी है, और हाज़रा ट्रस्ट वालों ने काफ़ी मेहनत किया था पिछली बार बच्चों की तैयारी करने में। सर हाज़रा ट्रस्ट पे थोड़ा-सा आप बता दीजिए बच्चों को, जो मुंबई एतराफ़ के रहे, उनको मालूम पड़ जाए कि भई हाज़रा ट्रस्ट ने क्या किया है बच्चों के लिए। सर सर ये हाजरा ट्रस्ट 2014 में इसका मतलब बुनियाद डाली गई थी। हुँ, उसके बाद से लोगों को कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों को तैयार करना शुरू किए।
और हमारे को 2016, 17, 18 में रिजल्ट आया, 6 बच्चे हमारे सिलेक्शन हो गए और वो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे रिटन टेस्ट कंप्लीट किए थे, लेकिन दूसरे जो मतलब सिलेक्शन थे उसमें वो फेल हो गए थे। मतलब उसमें ऐसा हुआ था कि मेडिकल वगैरह हुए थे, मेडिकल में बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उस हाँ, वजह से कुछ बच्चे फेल हो गए थे। लेकिन जो बच्चे और भी जैसे उसमें बहुत सारे मतलब एथलेट के भी मतलब है ना, मतलब दौड़ वगैरह के भी है ना, उसमें एग्जाम होते हैं। जैसे जैसे आप है ना, जैसे कंपटीशन के एग्जाम क्लियर किए तो उसके बाद है ना थोड़े एग्जाम है ना फिटनेस वगैरह के लिए जाते हैं रेलवे की तरफ से। तो रेलवे में कुछ फिटनेस के एग्जाम में हमारे बच्चे फेल हो गए थे। अच्छा। तो ऐसा है कि बच्चे जो तैयारी करेंगे, मैं कहता हूँ कि बच्चे अगर 6 महीने से लेकर 2 साल तक अगर मेहनत कर लें तो आराम से कंपटीशन का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और फिर मैं तो हमारे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी कर लिए थे, 3-3 जगह एक साथ सेलेक्ट हुए। वो बाद में वो बोर्ड डिसाइड किया कि हमको अजमेर बोर्ड से एग्जाम में मतलब एग्जाम मतलब वहाँ पे जॉब ज्वाइन करना है, या बॉम्बे डिवीजन में ज्वाइन करना है, या बिहार डिवीजन में ज्वाइन करना है। इस तरह भी हुआ हमारे बच्चे, जो एग्जामिनेशन की तैयारी हुई आती ना, तो सब जगह आराम से कामयाब होते चले जाते हो। सिर्फ उनकी चॉइस के ऊपर रहते कि हमको डिवीजन कौन सा तैयार सेलेक्ट करना है। तो बच्चों को एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना है, इस पर आप जोर दें। और हमारी रेलवे के जो एग्जाम थे, हमारी भी क्लास अभी इस वक्त बंद हो चुकी है रेलवे की, जो हाजरा ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से कुछ वैकेंसी निकली भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और लॉकडाउन की वजह से क्लासेस वगैरह भी हमको बंद करना पड़ी, क्योंकि बच्चे पढ़ने, हमारे बच्चे को पता ही नहीं होता कि कंपटीशन का एग्जाम है क्या। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर ऐसा अवेयरनेस पैदा किया जाए कि जिस तरह अपन 10th 12th और ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं ना, उसी कंपटीशन की तैयारी के लिए भी अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। उनके अंदर ये पैदा करना चाहिए कि मतलब उनके अंदर एक जिद पैदा हो कि भाई नहीं, कंपटीशन के एग्जाम पे भी हमको सेलेक्ट होना है, कंपटीशन की तैयारी भी हमको करना है। जिस तरह हमारे माँ बाप को भी इन्फॉर्म अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, नहीं है? तो हमको ये है कि मतलब हमारी ट्रस्ट की तरफ से जो काम चल रहा है फिलहाल अभी बंद है, लेकिन हम बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एग्जाम की तैयारी करो। हम अभी कंटिन्यू गाइडेशन तो चालू है, हम गाइड तो कर ही रहे हैं बच्चों को। जो बच्चा इंटरेस्ट रखता है हम उनको बराबर गाइड कर रहे हैं हमारी तरफ से। देखिए नाज़रीन, आज के ज़माने में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत आसान है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल दस्तयाब है, यूट्यूब वगैरह पे दस्तयाब है और आप ऑनलाइन काफ़ी सस्ते में भी कर बिल्कुल। सकते हैं। 2500 3000 में बहुत सस्ते में कोर्स होता है, घर पे बैठे-बैठे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आप किसी गाँव में हो, कहीं भी हो, अगर आपके पास एक मोबाइल है और आपके पास ऑनलाइन डेटा है बस, तो आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल। अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं, किताबें भी आप घर पे मिल जाती हैं, यानी फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ज़रिए आप आसानी से घर पे किताबें हासिल कर सकते हो ऑर्डर देके, ठीक है? और ख़ास बात ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2019 में और उसी टाइम इलेक्शन था, तो इलेक्शन से ठीक पहले सरकार ने वैकेंसियाँ लाई थी और इस बार भी ठीक वैसे ही होने वाला है, क्योंकि जून में जो रेलवे डिपार्टमेंट का था, एक ऐलान हुआ था कि आगे वैकेंसियाँ आने वाली हैं, क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख वैकेंसियाँ खाली हुई हैं और इसके लिए सरकार रुकी हुई है और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, इसका जो अनाउंसमेंट होगा फ़ेब के महीने में होगा, क्योंकि 2019 के अंदर जब इलेक्शन होने वाला था, ठीक उससे पहले फ़ेब के महीने में ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट का जो एक गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको भी अपना दिखाना रहता है कि भाई हमने यूथ के लिए इतना सरकारी जॉब मुहैया कराया है। ये कहीं न कहीं से है, तो इसके लिए हो सकता है फिर से वो यही करेंगे और फ़ेब में तकरीबन 4 साल बाद फिर से वैकेंसी आने के चांसेस तकरीबन 2.5 लाख अगर बोला जाए तो बहुत बड़ी बात है और अच्छा खासा वैकेंसी आने वाली है। तो अब उसमें कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, अलग-अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, उसपे बात करेंगे कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है, हल्का-फुल्का उस पे नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ आपके जो सवालात रहेंगे दोस्तों, आपके सवालात भी लिए जाएँगे, वो आखिर में लिए जाएँगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और मैं यही कहूँगा कि ये जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसपे लगातार आपको इंटरव्यूज़ मिलते रहेंगे अलग-अलग शख्सियतों के। और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और हमारा जो एक इरादा है, एक तहरीक है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने का, उस तहरीक को आप भी मुस्तहकम करिए, ठीक है? तो सर मैं कुछ डिपार्टमेंट की बात करना चाहूँगा, अलग-अलग डिपार्टमेंट के और उससे पहले मैं थोड़ा-सा एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, एक सहूलियत बता दीजिए मुझे कि गवर्नमेंट जो है आपको क्या सहूलत देती है जब आप ऑफ़िसर के लेवल पे रहते हैं, ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, ग्रुप बी में, तो क्या-क्या सहूलियत दिया जाता है आपको? एक रेलवे डिपार्टमेंट का जो पर्सन होता है, फैसिलिटी जिसको बोल सकते हैं देखिए फैसिलिटी। अपना इसमें डिपार्टमेंट 3 होते हैं। हाँ,
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है और कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है। फिर इसमें जो है मतलब क्लास अलग-अलग होते हैं। हाँ, डी क्लास होता है, सी क्लास होता है, बी क्लास होता है, ए क्लास होता है। हुँ, डी क्लास में इसमें खलासी एक वैकेंसी होती है जिसमें साफ-सफाई, प्यून, हुँ, मैसेंजर ये सब आते हैं। हुँ, सी क्लास में स्किल्ड वर्कर होते हैं और ओके, सी क्लास में क्लर्क वगैरह भी आते हैं। ओके, और बी क्लास में ये ऑफिसर लेवल होते हैं। बी क्लास और ए क्लास है, ये ऑफिसर लेवल के होते हैं। ये डायरेक्ट रेलवे से मतलब ये अपना यहाँ से रेलवे बोर्ड से डायरेक्ट सेलेक्ट होके आते हैं। अच्छा, आईएआरएस का जो एग्जाम बोलते हैं डायरेक्ट ये वहाँ से सेलेक्ट होके आते हैं। तो हुँ, हम जो बच्चे होते हैं जो हमारे 10, 12 या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के बच्चे हैं जो या आईटीआई किए हुए बच्चे हैं, हाँ, ये सी क्लास आराम से जॉइन कर सकते हैं और बी क्लास में भी इनका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, ये इनको मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ामात देना पड़ते हैं। अभी जैसे समझ लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाना है अपने को, तो हुँ, इसमें आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स और म जितने भी होते हैं इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग वगैरह होती है, डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ये सब इसमें जॉइन कर सकते हैं सी हुँ, क्लास में। अगर हाँ, 10th पास बच्चा है, वो भी रेलवे में एग्ज़ाम दे सकता है। 10th हुँ, पास का बच्चा क्लास डी जॉइन कर सकता है। ये समझ लीजिए पियून होता है एक टाइप का, साफ-सफाई वाला हुँ, होता है और हुँ, पियून होता है समझ लीजिए और मैसेंजर और साफ-सफाई वाले, ये हुँ, 3 काम इससे लिए जाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इसको भेज दिया जाएगा सिलेक्शन होने हाँ, के बाद। 10th हुँ, का बच्चा भी इसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन अभी क्या है 10th के बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि इसमें क्या है अब हमारे इधर क्या है मुलाज़मत जल्दी मिलती नहीं है। नोट इसमें डिप्लोमा होल्डर्स या ग्रेजुएशन के बच्चे भी डी क्लास में फॉर्म भर के सिलेक्शन हो जाते हैं। सही है, तो बा ऐसा है कि मतलब उसमें शर्माना नहीं चाहिए लोग अपने मैं ख़ासकर जानता हूँ कि हमारे इधर जो हम हाज़िर ट्रस्ट में जब हम लोग बैठते हैं, तो हाँ, माँ-बाप खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा डी क्लास क्यों जॉइन करेगा, हमारा बच्चा तो ग्रेजुएशन किया हुआ है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि उसको डी क्लास भी जॉइन कर लेना चाहिए क्योंकि डी क्लास में जॉइन करने के बाद हाँ, उसको कम से कम सैलरी 26,000 रुपए सैलरी मिलती है और हुँ, कम से कम उसको 26,000 सैलरी के अलावा जो उसको रेलवे की तरफ से फैसिलिटी दी जाती, उस हुँ, फैसिलिटी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कम से कम 30-40 हज़ार रुपए की फैसिलिटी गवर्नमेंट अपने को देती है, यानी एक वर्कर को देती है। हुँ, जो वाक़ई गवर्नमेंट को भी बहुत यानी गिरा गुज़रता है ये चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटी डी क्लास के वर्कर को भी दे रहे हैं, लेकिन रूल है, इंडियन हाँ, रूल है, उनको देना ही पड़ता है। तो आप ये समझिए 26,000 सैलरी देने के बाद उनका मेडिकल फ्री हो जाता है, हुँ, उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाती है, सारी फीस वगैरह गवर्नमेंट भरती है। फिर और भी जो आने-जाने के जो पास वगैरह रेलवे जो पास प्रोवाइड करती है, फ्री पास रहता है, जो ऑल ओवर इंडिया में अपन ट्रैवल कर सकते हैं। सही तो है, ये जो सारी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट की अपन गिनने जाएँगे ना, तो हुँ, कम से कम 30-40 हज़ार की एक फैसिलिटी प्लस 26,000 रुपया पेमेंट कम से कम 60,000 रुपया समझ लो आपको मिलता है। अगर हुँ, आप ग्रेजुएशन आपका बच्चा कर लेता है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट में जब नौकरी करता है तो उसको देखो 10-12,000, 15,000, 20,000 इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन हुँ, सारी वो फैसिलिटी जो रेलवे देती है, वो हमको नहीं मिलती है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे माँ-बाप को भी मतलब शर्माना नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा डी क्लास में जॉइन कर लिया। हमारे माँ-बाप भी बहुत शर्माते हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए यहाँ पे और माँ-बाप बोले हम नहीं डी क्लास का जॉब नहीं करवाएँगे हमारे बच्चों को। और वो यहाँ से लेके हमारी ऑफ़िस से लेके चले गए वापिस वो, बोले नहीं हम डी क्लास का फॉर्म भी नहीं भरेंगे। जब फॉर्म भरने का टाइम आया था 2019 में बहुत से माँ-बाप आते हैं, अरे नहीं हमारा बच्चा तो ग्रेजुएशन किया हुआ है। हुँ, हम कैसे बोले इतना मतलब डी क्लास जॉइन करा दें। हुँ, तो कहने का मतलब माँ-बाप को भी समझाने की बहुत ज़रूरत है, उसके अंदर अवेयरनेस लाना है कि हुँ, डी क्लास में रेलवे में जॉइन होने के बाद भी बच्चे के अंदर अगर हुँ, क्वालिटी है, तो वो ए क्लास का ऑफ़िसर भी बन सकता है। सही है, क्योंकि हमारे साथ में एक सी क्लास में मतलब डी क्लास में एक जॉइन किए थे, हुँ, मुस्लिम तो हमारे अंसारी साहब करके उनको बोलते थे, उनका पूरा नाम हुँ, देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो डी क्लास में जॉइन किए थे, वो तरक्की करते-करते वेस्टर्न रेलवे के जीएम हुए और हुँ, जीएम से वो रिटायर हुए। तो कहने का मतलब ये है कि डी क्लास से भी हमको परहेज़ नहीं करना चाहिए, उसमें भी जॉब हासिल कर लेना चाहिए। अगर हुँ, तुम्हारी नसीब सी क्लास में अगर स्किल्ड वर्कर में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, डायरेक्ट क्लर्क में सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डी क्लास में वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है, इसमें आराम से जॉइन कर सकते जॉब, कहने का मतलब ये है मेरा। देखिए, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर भी ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो। डिपार्टमेंट का जो भी एग्ज़ाम होता है, उसके ज़रिए धीरे-धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और जी, आपको एज बिल्कुल, पर बिल्कुल। मिलता है, बिल्कुल। ये आप ध्यान रखिए। देखिए नाज़रीन एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इस इंटरव्यू को कि हमारी बात सब तक पहुँचे, हर बंदे तक पहुँचे, हमारे कौम के हर अफ़राद तक पहुँचे और उसमें अवेयरनेस पैदा हो जाए। तो सर कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक ये टाइप है जो वैकेंसी निकली हुई थी 2019 में। तो जूनियर जी, क्लर्क कम टाइपिस्ट इनका काम क्या होता है? जी, जी।
सर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये होता है कि उसको टाइपिंग का काम भी आना चाहिए, ओके। और रेलवे सिलेक्शन करने के बाद हुँ, ये क्लर्क का कोई भी काम करवा सकती है, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि भाई ये क्लर्क को हम जो जो सेलेक्ट किया है, हाँ, इसकी हाँ। 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड इसके टाइपिंग स्पीड है, तो हुँ, उसको ऐसी जगह नॉमिनेट करती है कि जहाँ टाइपिंग का वर्क ज़्यादा होते हैं। और अभी तो सर ये ऐसा है कि टाइपिंग हाँ, ये सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन काम तो अभी देखो कंप्यूटर पे ही अपने को करना रहता है। सही। तो कंप्यूटर के जो टाइपराइटर जो होते हैं, उसपे हाथ अपना साफ होना चाहिए। दूसरा सर ये है जूनियर टाइम कीपर। ये टाइम कीपर जो है, ये क्या जॉब होता है? सर ये टाइम कीपर ये होता है कि मतलब जैसे वर्कशॉप है, तो हाँ, वर्कशॉप में जैसे वर्कर्स जो काम करते हैं ना, तो हाँ। वहाँ पे सबकी अटेंडेंस लेना रहता है। अच्छा, अच्छा। तो वो टाइम कीपर का ये काम होता है कि हाँ, लोग जितने, जैसे समझ लीजिए एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, हाँ। फिटर का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 50 फिटर काम करते हैं। 50 फिटर जो काम कर रहे हैं उनका ऑन ऑफ देखना, उनकी सैलरी वगैरह बनाना, सब उस हुँ, टाइम कीपर का काम होता है। अच्छा। और हुँ। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कौन टिकट क्लर्क ये होता है सर, जो रेलवे स्टेशन पे जो क्लर्क होते हैं, जो हाँ, टिकट इश्यू करते हैं, हम लोग जो जैसे कहीं हमको सफर करना है तो हम टिकट जो इश्यू करता है, हाँ। ये वो क्लर्क होता है ये। अच्छा। सर एक है गुड्स गार्ड्स। जी। हाँ, तो ये इनका गुड्स काम। गार्ड ये होता है कि हाँ, मतलब जो, हाँ, लोको पायलट जो आगे गाड़ी चलाता है ना सर, तो पीछे हाँ। कंट्रोल करने के लिए गुड्स गार्ड होता है, जो पीछे जो ट्रेन जो चल रही है तो पीछे से उसकी रक्षा पीछे से गार्ड करता है। वो अच्छा, सब अच्छा। एक्सीडेंट के मौके पर हुँ, काम आता है। टाइम हाँ, टेबल मतलब ट्रेन कहाँ पे कितने मिनट रुकी, क्यों रुकी, किस लिए रुकी, वो सब टाइम नोट करता है वो। और ओके। इसके अलावा उसका हुँ, ये रहता है कि उसके पास है ना फर्स्ट एड के सारे एपरेटस उसके पास मौजूद होते हैं। कभी कुछ ट्रेन में कुछ हादसा हो गया, कोई बच्चा कोई बीमार पड़ गया, तो हुँ, उनकी हेल्प करना, ट्रेन में चैन पुलिंग हो गई उसके लिए लोको पायलट को हेल्प करना, ये उसका काम होता है पीछे। इसकी भी काफी अच्छा तनख्वाह होती है, इसमें भी ग्रेजुएशन लोगों को लिया जाता है, इसमें ग्रेजुएट्स बच्चे आराम से फॉर्म भर सकते हैं गुड्स लोको पायलट में। गुड्स लोको पायलट के बहुत अच्छे, मतलब ये अपना गुड्स लोको गार्ड, ये हुँ, बहुत अच्छा जॉब है ये। अच्छी सैलरी वगैरह होती है सर इसमें, लेकिन ग्रेजुएशन वगैरह वालों को लिया जाता है, ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं उनको ही सेलेक्ट किया जाता है इसमें। हुँ। और सर कमर्शियल अप्रेंटिस जो है, ये क्या है? कमर्शियल अप्रेंटिस सर ऐसा होता है कि मतलब कमर्शियल जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, हुँ, तो उसमें जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होकर कमर्शियल अप्रेंटिस को उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। ये ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है सर ये। हुँ, अप्रेंटिस अप्रेंटिस हुँ, का वर्ड आ गया ना, तो ये ट्रेनिंग का रेलवे का एक पार्ट होता है। वो हाँ, ट्रेनिंग उसमें दी जाती है, फिर उसके बाद उसको दूसरे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करके भेजा जाता है उसके नंबर के हिसाब से, जो मेरिट लेकर आएगा उसमें। ये आफ्टर सिलेक्शन होता है ये। फिर जो मेरिट आएगी उसके हिसाब से फिर उसको सेलेक्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। हुँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम की बात कर लें कुछ, तो एग्ज़ाम जैसा आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 से 3 स्टेज में होता है। पहले जो लास्ट ईयर हुआ था 2019 में, तो पहला स्टेज जो हुआ था, उसमें फर्स्ट स्टेज में जो 3 सब्जेक्ट पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस था, मैथमेटिक्स था और रीज़निंग जो था जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग था। जिसमें जनरल अवेयरनेस के जो 40 क्वेश्चन जी। थे, जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर लिया जाए, तो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें आती हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स का जो लेवल जी। था 10th तक का लेवल था। रीज़निंग जो है आपका ब्लड रिलेशन यानी माता-पिता का जो रिलेशन है, वो सब इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, कैलेंडर वगैरह का जो क्वेश्चन आता है, आज ये दिन है, कल कौन-सा दिन होगा, फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है, वो रीज़निंग के क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, 1.5 घंटे का पेपर था ये पहले स्टेज का एग्ज़ाम था। सेकंड स्टेज में थोड़ा-सा अलग हो गया था हल्का-सा, जहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया गया था। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 ही मिनट का था, जिसमें जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन जो रीज़निंग के थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 120 क्वेश्चन थे। ठीक है? तो थोड़ा-सा तब्दीली किया गया था, बाकी चीज़ें वैसे ही थी और ये 2019 का था और इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2022 के आस-पास तकरीबन कंप्लीट हुआ था। तो उम्मीद है कि 2023 में भी जो एग्ज़ाम होगा 2024 में जो इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा फ़ेब के महीने में। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो धीरे-धीरे स्टार्ट कर दीजिए अभी से, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टडी स्टार्ट करिए, ठीक है? तो सर स्टेशन मास्टर जो वगैरह होते हैं, ये भी होते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या फैसिलिटी मिलती है? जो अपर लेवल का जॉब है एक तरह ठीक से? है। सर वो स्टेशन मास्टर मतलब ऐसा होता है कि स्टेशन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है।
हाँ, और वो एक ज़िम्मेदार शख्स होता है पूरे स्टेशन का। अगर समझ लीजिए फ़र्ज़ कीजिए एक बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन है, तो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर होगा, जो हुँ, सारे डिपार्टमेंट वालों को कंट्रोल करता है वो। हुँ, उसमें लोको पायलट भी आ जाते हैं, क्लर्क भी आ जाते हैं, हुँ, उसमें पियून वगैरह भी आ जाएँगे और उसकी रेख-देख सारी उसकी निगरानी में होती है। वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है सर। हुँ, और इसमें भी ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। इसमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होते हैं, सीनियर स्टेशन मास्टर होता है, हुँ। फिर इसमें भी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होता है। इसमें मतलब पर्सनल ऑफिसर भी इसमें ऐड होता है साथ में। जैसे छोटे-बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पे हाँ, अलग-अलग किस्म के स्टेशन मास्टर को नॉमिनेट किया जाता है यहाँ पे। सर 2024 में जो एग्ज़ाम जो आने वाला है, नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो उसके लिए मैं एक ये पूछना चाहूँगा जी। कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं यानी जो नौजवान ऐसे हैं, जो कुछ न कुछ जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, है ना? कुछ न कुछ ऐसे जॉब करते हुए वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? इसकी तैयारी कर सकते हैं? यानी ज़्यादातर ऐसे हैं जो कहीं इंजीनियरिंग कर चुके हैं और मुलाज़िमत कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ग्रेजुएशन करके कहीं मुलाज़िमत कर रहे हैं, तो किस तरह से अपना वक़्त निकाल के तैयारियाँ कर सकते हैं? उनके लिए आपका सजेशन क्या है? सर ये है कि जो अगर बच्चा जॉब कर रहा है, तो उसको भी अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी साइड में करते रहना चाहिए आस्ते-आस्ते। अगर हुँ, वो रोज़ 2 घंटा भी पढ़ता है, तो 6 से 8 महीने के अंदर उसकी काफ़ी कुछ तैयारी हो जाएगी सर। और हुँ, अपना ऐज को ध्यान में रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि पहले कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए हाँ, 6 महीना, 8 महीना फुल टाइम उसको पढ़े। क्योंकि हुँ, उसको एक ज़िंदगी का सवाल रहता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है और हाँ, गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिलता है हुँ, सर। अपने बच्चों के अंदर अपने को अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चे ये समझते हैं कि हम शायद मतलब ऐसा कि मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं या मुस्लिम हैं करके हमको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ये सर ये बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे बच्चों के दिमाग से ये बात भी निकालना है कि ये ज़हन से आप निकाल दो कि हम हुँ, हुँ, मुस्लिम हैं, इस वजह से हमको फ़ेल कर दिया जाता है। हमारे बच्चों के दिमाग में बहुत ये सब बैठा रहता है और हमारे माँ-बाप के भी दिमाग में भी सब ये बैठा रहता है। ऐसा कुछ है नहीं सर, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है वो बच्चा आराम से तैयार होता है। जब हमारे इधर क्लास यहाँ पे चलती थी, हमारे बच्चे जो तैयारी करते थे, हुँ, हमको समझ में आ जाता था, बच्चा आराम से कामयाब हो जाएगा और वो हुआ भी है सर। तो बच्चों के अंदर बस ये अवेयरनेस पैदा करो कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कंटिन्यू करें। जॉब अगर कर रहे हैं, तो भी साइड में 2 घंटा रोज़ पढ़ते रहें साइड में। जब भी हुँ, मौका मिले रात में, सुबह जब भी जैसा जॉब होता है उनका सुबह शाम का है, रोज़ 2 घंटा स्टडी करें तो 6 से 8 महीने के अंदर सर उनकी 99% है तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन है और खुद से समझदार और खुद कोशिश करता है वो और हुँ, उसको जो डिफिकल्टीज़ आती है तो क्लासेस वगैरह साइड में जॉइन कर ले, नेट वगैरह पे सॉल्यूशन वगैरह दिए रहते हैं, वो सब जॉइन कर ले। तो मैं तो नहीं समझता कि 6 से 8 महीने से ज़्यादा उसको तैयारी करने में लगेगा और उसको तो मैं तो मतलब प्राइवेट में जॉब करने से अच्छा साइड में फुल टाइम 6 से 8 महीना दे और पूरी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करे। और मैं उन लोगों को चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर जो हुँ, बच्चा तैयारी कर लेता है उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। अगर वो हुँ, बच्चा पेपर देकर आता है तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहता है कि भाई ये कौन-सी जमात का है, कौन-सी जात का है कि क्या है। उसमें सिर्फ़ उसका रोल नंबर होता है और हुँ, पेपर 3 जगह जाँचने के लिए जाते हैं। जब हम ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देते हैं, जो पेपर हुँ, कंप्यूटर पे दे के आते हैं, तो उसका एक दिल्ली में निकलता है, एक समझ लो डिवीज़न में निकलेगा और एक एक्स्ट्रा और होता है। 3 जगह पेपर एक जैसे अगर रिज़ल्ट आते हैं, तो ही वो रिज़ल्ट आउट होता है। तब हुँ, जाके वो पास और फेल और बच्चे की मेरिट लिस्ट बनती है। अगर उसमें ज़रा भी डिफरेंशिएट आता है, तो उसमें मेरिट लिस्ट रोक दी जाती है, यानी रिज़ल्ट रोक दिया जाता है। तो हुँ, बच्चों के अंदर ये पैदा करने की ज़रूरत है कि भाई तुम तो भूल जाओ, दिमाग से ये ज़हन से निकाल दो अपने कि हुँ, भाई हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमको मुस्लिम देख के हमका हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये अंदर अभी अभी हमारे पास बेहतरीन चांस है इस वक़्त कौम के पास कि हुँ, बच्चा अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करे और सिलेक्शन में बैठे। हमारे बच्चे सिलेक्शन मतलब ऑनलाइन मतलब हुँ, कैसे अपने को फॉर्म भरना है वही बच्चों को पता नहीं होता है। हाँ, सही है। ये सब हमारी कौम की जो छोटी-मोटी जो ट्रस्ट वगैरह होती है, ये सब ये काम करें कि बच्चों को मतलब अपना फॉर्म भरने का तरीका बताएँ, पहले तो फिर उससे पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम तैयारी करने के बाद फॉर्म भरने का उनको तरीका बताएँ। फॉर्म भरने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 100 में से 30% के फॉर्म जो है मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं, फॉर्म हुँ, बराबर भरा नहीं जाता है। कुछ ना कुछ उनमें खामियाँ होती है। अच्छा उसमें फिर 50% बच्चे ऐसे रहते हैं जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं करते। आप बताओ जितने 100 में से समझ लो 50 और था 70-80% ऐसी माइनर सिर्फ 20% पे कॉम्पिटिशन रहता है। उस हुँ, कॉम्पिटिशन जो जितनी तैयारी करेगा मेरिट में आ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ कि बहुत ईज़ी कॉम्पिटिशन का अगर जो बच्चा तैयारी करता है वो आराम से सेलेक्ट हो सकता है। अगर 50% भी बच्चे को फॉर्म 50% भी अगर हुँ, बच्चों का मतलब समझ लो 50% मार्क्स लेकर आया है 10th में या 12th में लेकर आया है, लेकिन कॉम्पिटिशन की तैयारी वो अच्छी तरह कर लेता है ना, तो मैं हुँ, कहता हुँ, हूँ आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट हुँ। डिपार्टमेंट में वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी लाइफ बन जाएगी और बच्चों को तैयारी करते रहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ।
देखिए, इरादा थोड़ी मेहनत मज़बूत करना हो तो चाहिए जी आप और जान मज़बूत से। हासिल कर सकते हैं। अगर इरादा मज़बूत नहीं होगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा और कुछ भी हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ हासिल नहीं होगा। आज के ज़माने में जी, जी। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, हर कोई हासिल करना चाहता है। जिसके अंदर काबिलियत होगी वही आगे बढ़ेगा, ठीक है? नाज़रीन, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इंशाअल्लाह जो है ये इंटरव्यू आप दूसरों तक पहुँचाइए और जो अगला इंटरव्यू होगा इंशाअल्लाह, उसके अंदर हम लोग किसी एक नए शख्सियत के साथ जुड़ेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम।